नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पाठ्यक्रम के आधार पर यूनिट 9 हिंदी निबंध पढ़ रहे हैं, जिसमें से 6 निबंध हम लोगों ने देख चुका है, हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। आज का जो हमारा निबंध है, 7वां निबंध है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, जिसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। उत्तर फाल्गुनी के आसपास इस निबंध के माध्यम से जानेंगे कि इस निबंध में क्या कहा गया है और लेखक कुबेरनाथ राय इस निबंध के बारे में क्या सोचते हैं, इस संबंध में हम लोग जानेंगे। हमारे चैनल शिक्षा और संस्कार से अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा और बहुत सारे अपलोड कर दिए गए हैं। शिक्षा और संस्कार टेलीग्राम से भी अवश्य जुड़े, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध कराई जाती है और कक्षा से संबंधित और बहुत सारे ऐसे सूचनाएं जो कि आपको समय पर उपलब्ध हो जाती है। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या तो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए बाकी बात करते हैं आगे। अगर आप देखेंगे कि यूनिट 9 हिंदी निबंध, तो एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जितने भी होते हैं सभी आपको अपलोड कर दिए जाते हैं समय समय पर। इसके लिए भी आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर है हिंदी निबंध यूजीसी नेट जेआरएफ की जो अभी कराई जा रही है, ये 7वां निबंध है। इससे पहले 6 निबंध हो चुका है, वो भी आप एक एक कर से बारी बारी से देख सकते हैं। हिंदी उपन्यास है, जेआरएफ हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट है, फिर झारखंड पीजीटी मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इस प्रकार के वीडियो अगर फिर देखेंगे, गद्य कृतियाँ, पद कृतियाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। आप इस चैनल से जुड़कर निःशुल्क किसी प्रकार का फिर आपको नहीं लगेगा, यानी बिना फी के आप अच्छे से एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए बाकी बात करते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये हम लोगों ने देख चुका है। दिल्ली दरबार दर्पण देख चुका है। कविता क्या है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, संस्कृति और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, इसी को आज हम लोग देखेंगे, इसी को जानेंगे, इसी को पढ़ेंगे। उत्तर फाल्गुनी के आसपास। चलिए देर न करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा प्रकरण है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, इसका अध्ययन करते हैं। उत्तर फाल्गुनी यानी वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र जो होता है ना, उसी के संबंध में कहा गया है। क्या है पूरा अच्छे से जानते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। वर्षा ऋतु के नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदह पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तामिश्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है। फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तर फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत तुरंग दूर से ही हिना कर दे जाता है। वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 से 45 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। यानी मनुष्य जीवन में भी ये जो मौसम है, वर्षा ऋतु है, फागुन का महीना है, ये भी आते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि 40 से 45 तक के जो एज होती है, जो वर्ष होती है, वो उत्तर फाल्गुनी के आसपास की होती है। इसके अंदर वग निक्षेप करते ही शरीर की सट उर्मियों में थकावट आने लगता है। अस्थि जायते वर्धते, यानी ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, उनका वेग कम होने लगता है और इनके विपरीत तीन विपतरिणते अपेक्षयते विनिश्यति प्रबलतर। मतलब कहने का है कि ये जो है ये उठने लगती है
उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ, यानी रिपुओं मतलब शत्रुओं के साथ साठ गांठ कर लेती है और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव 45 के बाद ही शीश प्रकाश फूटना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, सुख और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्णा मार्कन्याय चौवाचंदन और चित्र सारी त्याग कर प्रवज्ञा का वत्कल वसन धारण कर लेती है। अतः बचपन भले निर्मल निर्मल प्रसन्न हो, गधा पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे। वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। यानी जो उत्तर फाल्गुनी की बात किया जा रहा है वो देखेंगे आप, अपने मस्तिष्क, अपने शरीर, अपने मानसिक स्थिति को देखते हुए कहा गया है कि हमारे जीवन में भी सभी प्रकार के महीना आते हैं। उत्तर फाल्गुनी आती है, वसंत आती है, बहार आती है ना। अगर आप देखेंगे वसंत कहा जाता है किसे, जो किशोरावस्था होती है, जब हम लगभग वही 18 साल के एज में होते हैं, वो हमारे लिए वसंत का काल यानी बहार का मौसम है। फिर कहते हैं आगे कि देह भले ही एकदम दमधु असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है तीसोत्तरी, यानी 30 साल के बाद। तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव स्वभाव शान पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार, नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिरयुवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता है। जो सर्जक है, पिता है, प्रोफेट है, नई लीक का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु वह दांत छरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडन कैसे हो सकता है। उसे तो अनुभव पुंगल तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। जवानी या चमाचम धारदार खड़ग है, उस पर चढ़कर असिधाराव्रत या विराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती है। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है। वास्तव में 30वां वर्ष यानी 30 साल के जब हम हो जाते हैं, वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और वह उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश, सरमन ऑन द माउंट,
यानी गिरि शिखर पर जन्म दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सालिब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में वे 27 वर्ष के वयस में यानी 27 वर्ष की आयु में वनवास हुआ था। भगवान राम की बात हो रही है। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीताहरण की ट्रेजेडी घटित हुई थी। अतः 30वां वर्ष सदैव वरण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वरण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गदह पचीसी के विपरीत एक क्षुरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 लगने के बाद 45 तक यथा स्थिति की उत्तर फाल्गुनी चलती है, पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती है और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टतः थकहर होने लगते हैं और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती हैं। मन हारने लगता है। सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है। बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी यानी कन्फर्मिस्ट होने लगती है एवं आत्मा की दाहक तेजमयी शक्ति पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्तीरस की, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से। दोस्तोयेव्स्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है। पर मैं साठा तब पाठा की उक्त वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तोयेव्स्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। पूर्वा फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोहमूड होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा यानी माघ महीना को कहा जाता है। मघा में अघात जल है। पृथ्वी की तृषा आश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यानी मघा से तात्पर्य है कि मघा में अगाध जल है, यानी पृथ्वी की तृषा आश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा मतलब मेघ है ना, मेघ की बात की जा रही है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। मघा मेष की झड़ी झकोर का
अस्तव गान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जसोरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा, मधु बरसा। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी यानी फाल्गुनी को 3 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वा फाल्गुनी, एक फाल्गुनी और एक उत्तर फाल्गुनी। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर फाल्गुनी की, तो यहाँ फिर बात कर रही है कि इस मघा के बाद जो है उसके बाद आती है, यानी माघ महीने के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनसा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तर फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी नक्षत्र आता है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ, यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तर फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर है। अतः आज पूर्वा फाल्गुनी अपनी एज की बात कर रहे हैं वो, और अपने वर्ष की बात कर रहे हैं वो, 40 के आसपास आने वाले हैं। अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पानपात्र मेरे होठों में संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है, और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं कर्म सविद्रोही प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी न हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं, यानी बुढ़ापा का प्रतीक नहीं। पूर्वा फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तर फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है, और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं त्रिषा रति आरती को एक साथ देख रहा हूँ। कांचन पद्य कांति करपल्लव पुनीत केश बिंबाधर विशाल बंकिम भ्रू दक्षिणव्रत नाभि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ, और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती है और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है। बीच बीच में हिचकी के साथ यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की बढ़ोती है, और यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकार का छक कर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफ़ी देर है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूं? इस क्षण तो बस मौज ही मौज, भले ही वह कटुतीज मौज क्यों न हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। अतः यह काल नठी, यह पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी, यह नैना जोगिन कितनी भी भ्रांति माया या मृगजल क्यों न हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है, और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है। परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यौवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? है तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र?
है तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टट्टेगा यानी कोई टोटका है, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तर फाल्गुनों के पगों को स्तंभित कर दो और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार द्वेष पर शिथिल दखिल चरण ईशित कृंचित जानों के साथ आभंग मुद्रा में नतग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतझड़ हेमंत आए और जुझसे हार खाते चले जाएं, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तर फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। है कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रह कर मैं स्वयं अपने ही से पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया, परंतु इस 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिभाओं के मुंडपात हुए हैं और आज मैं मूल्यों के कंबद्ध वन में भाव प्रतिभाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा है जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और होती जा रही है, यानी समय समय पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है। कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णता जितना असंभव हो तो भी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक जीवन को नहीं तो मानसिक जीवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था। ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बालखिल्य सहचरगण छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बनने लगे, जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वार प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का वजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिक यथा हिबर्ट, मार्क्यूज, चेगवार, ब्रेंडिट, कोहन आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट हैं, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुरुरवा, यानी पुरुरवा का शब्दार्थ होता है रवों, आवाज़ों या नारों से। आक्रांता या पुरित पुरुष ययाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है तो पुरुरवा नई पीढ़ी का। यदि मुझे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे भी कंबद्ध में रूपांतरित होने को कहेंगे और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं। छिन्नमस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तक के
बिना अपने निजी नयन मुख कान के इस उधार प्राप्त नवयौवन का नया अर्थ होगा। रूप, रस, गंध और गाने से वंचित रह जाऊंगा। केवल शिश्नोदर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा। कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं ही आत्मार्थ पृथ्वी त्यजते। अतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य पुरुरवाओं की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना है। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया है। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है। कहीं न कहीं मेरे ही अंदर अमृता कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर बाहर अप्राप्य है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही सहृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूँगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। मैं मानता हूँ कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बालखिल्यों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूँ, पर साथ ही छिन्नमस्ता शैली के सस्ते रंगांध और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना सिल मुरौत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काट कर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समरा। पुरानी पीढ़ी का चिरयच्छत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब खिंचाव आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से उब गई है और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपिन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बालखिल्यों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे अपने अर्जित हुनर को इस कीर्तिपट पर काढ़ने का अवसर पा सके। यह सब सही है, परंतु क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्तिपट के विस्तार का दाह, उनके श्रम फल तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया है? इस स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की तीन ही होगी। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूँ। 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था कि उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ न समझ ले कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं है और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल होंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण है, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते, मारो गोली। सब बुजुर्वा बकवास है, पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी
नीरेंद्रनाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ संख्या 49 से 50 पर उद्धृत किया है। आज प्रायः लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ, जोखिम उठा रहा हूँ, मूल्य वंजन कर रहा हूँ। अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो, यह तो आज अपने प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का और सबसे सटीक तरीका, शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो आनंद की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धार के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है। यानी कह रहे हैं कि मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है। जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूँ, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य पर वह एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बालखिल्य दार्शनिक कहेंगे यह धार के विपरीत जाना हुआ है, यह तो प्रतिक्रियावाद। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथ भ्रष्ट भी हो जाती है। यह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज तो वन्यकाल है, वन्यकाल में धार पथभ्रष्ट रहती है। वह कर्मनाशा कीर्तिनाशा कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने आ रही है। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रु रूपा हो गई है, और यदि गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरों की संतानें नहीं हैं, तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा। यही हमारी जिजीविषा की मांग है, और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बात हो या पुरानी की मुमुक्षा का मुक्ति भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुजरुआ डेथविश का नया रूप है। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटिनी नहीं। यह तो मैं मानती हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी शिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती है और नई लिख नहीं खोज पाती। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शनों ने अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। आगे लिखते हैं, एक लेखक होने के नाते यह मेरी नियति है, और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ अपनी शिक्षा की सारी संभावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है, यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है, और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना ही होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य प्रोसेस यानी आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का
क्रिया में रूपांतर संभव नहीं। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही हो, स्वीकारवादी, दोनों साथ ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट यानी द्वारा या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता है। यह दर्शन विषय और विधा दोनों की नकारात्मक सीमा बांधकर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्व को अपने पूरा नहीं पहचाना जा सकता है। तो स्व से बाहर यानी अपने से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवादी का क्लासिकल मार्क्सवादी से भिन्न, और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही हास्योन्मुखी संस्कृति की संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई है। क्या क्या? क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई है: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 विभिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों त्याज्य है। आगे लिखते हैं कि यह बाढ़ वन्या का काल है। नदी अपनी दिशा भूल कर कुल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है। अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित हैं। घबराकर वन्या की पथ भ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कूलों के बीच लौट जाएगी। नदी वन्य अपनी सैया यदि बदल भी दे तो भी नई सैया के नई सैया मतलब धार, नई सैया के साथ कोई कुल, कोई अवरद्ध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कुल भी उसी पुराने कुल के ही समानांतर होगा। तब नदी तब भी समुद्रमुखी ही रहेगी, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती है। अतः इस वन्या नाट्य के विस्कंभक के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और न बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बालखिल्य छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित संयमित तालबद्ध कथक ही चल सकता है। अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावह पुतली एक ही झपटे में हड्डी अंत तक का भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विष कन्याएँ भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूँगा कि अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करके इस उत्तर फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूँ। बाहर चाहे शरद बहे या निदाद हो करे, तब मैं अपने बालखिल्य सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों को छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूँगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा, 5 o'clock, 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा, बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि यानी अहम वानप्रस्थ चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की मतलब अहम अमृतम इच्छामि मतलब समझ रहे हैं क्या कहने का अर्थ है? अहम मतलब मैं, अमृत के लिए इच्छा करता हूँ।
अहम वानप्रस्थ चर्ष्यामि, मैं वानप्रस्थ के लिए जाता हूँ और तब तक मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में खो जाऊंगा। अपरिचित वृक्षोपन अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थानों के महाकांतार में पर अभी नहीं। अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ, यानी जवानी का घमंड है, लेकिन अंतिम स्थिति को भी जानता है, उत्तर फाल्गुनी की स्थिति को भी जानता है। इस प्रकार यही उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध समाप्त होती है। बड़ा ही रोमांचक और बड़ा ही अच्छा और दयनीय मार्मिक स्थिति को इसमें वर्णन किया गया है। तो उत्तर फाल्गुनी के आसपास, जो कि कुबेरनाथ राय द्वारा रचित है, बहुत ही अच्छी निबंध है। आप एक बार अपने से भी अध्ययन करें और हमारे साथ भी करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी हमारे चैनल में आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ें, क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत प्रकार के आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेगी जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित होगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा और संस्कार से भी जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और किसी प्रकार का इसमें आपको शुल्क देय नहीं करना होता है। आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ें। हम जितना हो सके मैं आपके लिए मेहनत करूं और आप अपने लिए मेहनत करें, और दोनों की मेहनत तभी होगी आपकी सफलता। इसलिए आप अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखें, अपना मनोबल को ऊंचा करें और मेहनत करते रहें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले निबंध के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपको एक बार मेरे तरफ से प्रणाम, जोहार, नमस्कार।